नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है सोनीपत, हरियाणा से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की सच्ची कहानी को। उस दिन 22 अप्रैल 2022 की तारीख थी और सुबह के 10 बज रहे थे। जिला न्यायालय सोनीपत के अधिकांश वकील अपने अपने चैम्बरों में आ चुके थे और उस दिन की मुकदमे की समरी अपनी डायरी खोलकर पढ़ रहे थे। उन वकीलों में एक नाम अमरीश कुमार का भी शुमार था। उस दिन की तारीख में अमरीश कुमार के खास मुवक्किल वेद प्रकाश आंतिल की गवाही होनी थी। अदालत में उसकी पत्नी कनिका की हत्या के मुकदमे की तारीख पड़ी थी। अदालत परिसर में मुकदमे से संबंधित गवाहों के नाम पुकारने का समय होने वाला था। इसलिए अमरीश कुमार मुकदमे की फाइल पर सरसरी निगाह डाल अपने मुवक्किल वेद प्रकाश आंतिल को साथ लेकर कोर्ट की ओर निकले। परिसर मुवक्किलों और प्राइवेट गाड़ियों से भरा हुआ था। एडवोकेट अमरीश कुमार तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे पीछे वेद प्रकाश भी चल रहा था। जैसे ही वो चैम्बर से निकलकर कुछ दूर आगे बढ़ा था, अचानक से गोली चलने की आवाज आई। उसे ही निशाना साधकर किसी ने गोली चलाई थी। गोली उसके बहुत पास से होकर एक कार के पिछले शीशे में जा धसी थी। अभी वेद प्रकाश कुछ समझ पाता तब तक देखा दो युवक सामने पिस्टल ताने खड़े थे। उन्होंने उस पर गोलियां दाग दी। 2 गोलियां उसके सीने पे जा धसी और वो घायल होकर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा था। गोलियों की आवाज सुनकर वकील अमरीश कुमार पलटे तो देखा उसके मुवक्किल को 2 युवक गोली मारकर बाइक से भाग रहे थे। उन्होंने हमलावरों की बाइक रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रोक नहीं पाए। हमलावर उन पर भी पिस्टल ताने भीड़ को चीरते हुए वहां से निकल गए। गोली चलते ही अदालत परिसर में अफरा तफरी मच गई थी। लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए भाग रहे थे। फिलहाल गोली से घायल वेद प्रकाश को लांद फांद कर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया था। घटना की सूचना मिलते ही एसपी हिमांशु गर्ग, एएसपी निकिता खट्टर, डीएसपी विपिन कादियान और सिटी थाने के इंस्पेक्टर वजीर सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लेने में व्यस्त हो गए। घटनास्थल से फायर शुदा 3 खोखे बरामद किए गए। पुलिस ने उन्हें साक्ष्य के तौर पर अपने कब्जे में ले लिया था। पते की बात यह रही कि जिला मुख्यालय परिसर के मुख्य द्वार पर एसएलआर हथियार लिए पुलिसकर्मी खड़ा मूक दर्शक बना रहा। उसने बदमाशों से टक्कर लेने की कोशिश तनिक भी नहीं की थी। सुरक्षा कर्मी ने तनिक भी सक्रियता दिखाई होती तो बदमाश पकड़े जा सकते थे, लेकिन वे अपना टारगेट पूरा करके मौके से फरार हो गए थे। उधर वेद प्रकाश की हत्या की खबर जैसे ही घर वालों को मिली, घर में रोना पीटना शुरू हो गया था। छोटा भाई विनय प्रकाश सरकारी अस्पताल पहुंचा, जहां वेद प्रकाश का शव रखा हुआ था। पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर जरूरी कार्रवाई पूरी की, फिर वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कागजी खाना पूर्ति करने के बाद इंस्पेक्टर वजीर सिंह सिटी थाना पहुंचे। मृतक के छोटे भाई विनय से लिखित तहरीर लेकर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस की जांच पड़ताल में शक के दायरे में सोनीपत जेल में सलाखों के पीछे कैद विजयपाल का नाम आया। विजयपाल उसे कनिका की हत्या में गवाही देने से रोक रहा था। उसने वेद प्रकाश को धमकी दी थी कि तेरी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, तेरी वजह से बेटी की हत्या करनी पड़ी और तेरी ही वजह से मेरा घर परिवार बर्बाद हुआ था। अगर तू बेटी की हत्या की गवाही देना बंद कर दे तो हम तेरी जान बख्श देंगे, नहीं तो तेरी जान लेने में तनिक भी संकोच नहीं होगा। वेद प्रकाश ने भी विजयपाल को 2 टूक जवाब दे दिया, आपसे जो बन पड़े वो कर ले। मैं गवाही देने आऊंगा और पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए अगर मुझे सूली पर भी चढ़ना पड़े तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, मगर गवाही देने से पीछे नहीं हटूंगा। पुलिस को जब ये बात पता चली तो केस का इतिहास भूगोल समझने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी। वेद प्रकाश आंतिल हत्याकांड बिल्कुल साफ हो चुका था। पत्नी की हत्या की गवाही देने से रोकने के लिए ही उसकी हत्या करवाई गई थी। पुलिस ने जेल में बंद विजयपाल को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर हत्या की पूछताछ करने की योजना बनाई, ताकि तस्वीर का रुख साफ हो सके कि घटना को अंजाम देने वाले शूटर कौन थे, उनके पास हथियार कहां से आए। वैसे वेद प्रकाश आंतिल हत्याकांड की कहानी 24 नवंबर 2020 को ही लिख दी गई थी,
जब उसने दोस्त की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए बेटी समान कनिका के गले में फूलों का हार डालकर उससे शादी की थी। कनिका भी पिता की जग हंसाई में बराबर की हिस्सेदार थी। बाप की उम्र के व्यक्ति को जीवन साथी चुनने में उसने जरा भी संकोच नहीं किया था। घर वालों की इज्जत की परवाह किए बिना उसने वेद प्रकाश अंतिल के साथ घर बसा लिया। 19 साल की कनिका विजयपाल की बेटी थी। सोनीपत के मुखीमपुर गांव में विजयपाल अपने परिवार के साथ रहता था। ये गांव थाना राई के अंतर्गत पड़ता है। कुल 5 सदस्यों का विजयपाल का परिवार था, जिनमें पति पत्नी और 3 बच्चे थे। उनकी बेटी कनिका बच्चों में सबसे बड़ी और समझदार थी, जबकि 2 बेटे कनिका से छोटे थे। अपनी छोटी सी दुनिया में वो बहुत खुश थे। विजयपाल के घर में सभी आधुनिक सुख सुविधाएं थी। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परिवार की जीविका चलाने के लिए उसके पास खेती की जमीन थी। उन खेतों में इतनी फसल पैदा हो जाती कि अपने खाने के लिए रखने के बाद बचे हुए अनाज को बाजार में बेचकर आमदनी कर लेता था। उसी आमदनी से मजे से घर का खर्चा चलता था और बच्चों की अच्छी शिक्षा भी उसी पैसों से पूरी होती थी। विजयपाल के मकान से 2-4 मकान आगे वेद प्रकाश अंतिल रहता था। वो विजयपाल का लंगोटिया यार था। लंगोटिया यार के साथ साथ वो उसका सगा पाटीदार था, लेकिन दोनों के बीच पाटीदार काम दोस्ताना रिश्ता ज्यादा चलता था, इसलिए उन दोनों की एक दूसरे के घरों के भीतर तक पहुंचती। विजयपाल वेद प्रकाश के यहाँ चाय पानी पीता था, तो वेद प्रकाश विजयपाल के वहाँ उठता बैठता, खाता पीता और सो जाया करता था। तब विजयपाल की बेटी कनिका बहुत छोटी थी। अक्सर वो वेद प्रकाश की गोद में जाकर बैठ जाया करती थी। बड़े लाड़ प्यार से वो कभी उसके सिर पर हाथ फेरता तो कभी उसके गालों पर थपकियां देकर उस पर अपना प्यार लुटाता था। उसे कनिका चाचा चाचा कहकर पुकारती थी। वेद प्रकाश को देखकर कनिका खुश हो जाया करती थी। वो भी तो पिता के समान दोस्त के बच्चों पर अपना प्यार बरसाता था। तब कौन जानता था कि पिता के समान कनिका पर प्यार लुटाने वाला वो शख्स अपना चरित्र पापी शैतान के हाथों गिरवी रख एक दिन पति बनकर उस पर अपना अधिकार जमा लेगा। वो कनिका की और अपनी मौत का कारण बनेगा। यही नहीं, विजयपाल का हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा और उसकी जिंदगी नरक से भी ज्यादा बदतर बन जाएगी। विजयपाल की बेटी की उम्र जहां 15 साल हुई तो उसके अंग अंग का विकास हो चुका था। गांव के आशिकों की नजर जब उस पर पड़ती तो वो आहें भरने से नहीं रोक पाते थे, किंतु एक ऐसा भी भौरा था जो उसके इर्द गिर्द मंडरा रहा था। वेद प्रकाश अंतिल कनिका के पिता विजयपाल के बचपन का लंगोटिया दोस्त था, जो उम्र में कनिका से 2.5 गुना बड़ा था। वेद प्रकाश की गिरफ्त में कनिका पूरी तरह से आ चुकी थी। उसके दिल के बगीचे में वेद प्रकाश नामक आशिक बैठ चुका था। मुकम्मल तौर पर वेद प्रकाश ने कनिका को अपने दिल के शीशे में उतार लिया था, तो कनिका भी अपने दिल के कोरे कागज पर प्यार की रोशनाई से वेद प्रकाश का नाम लिख चुकी थी। टूटकर प्यार करती थी वो उससे। वेद प्रकाश भी उससे बहुत प्यार करता था। मोहब्बत की आग दोनों के दिलों में बराबर लगी हुई थी। आखिरकार एक दिन विजयपाल के सामने ये राज खुल ही गया। जब उसके सामने बेटी और वेद प्रकाश के बीच चल रहे नाजायज रिश्तों से पर्दा उठा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वेद प्रकाश की हरकतों से उसके तन बदन में आग लग गई थी। वो इस सोच में डूब गया था कि माना बेटी नादान थी, नादानी में उसके पांव बहक गए, लेकिन वो तो नादान नहीं था। बेटी को समझाने या ऊंच नीच का आईना दिखाने जैसा काम कर सकता था। फिर भी वो नहीं मानती तो मुझसे आकर कहता, मुझे बताता, मैं उसका सही तरीके से इलाज करता। बजाय इसके वो खुद उस पर लट्टू हो गया और उससे नाजायज रिश्ता जोड़ दिया। वेद प्रकाश ने ऐसी गिरी और घिनौनी हरकत करके अच्छा नहीं किया। विजयपाल ने तय कर लिया कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। उस दिन के बाद से वेद प्रकाश का विजयपाल के घर आना जाना बंद हो गया। कनिका पर विजयपाल और उसकी पत्नी की चारों पहर नजर कड़ी हो गई थी। कनिका की मां ने सामाजिक मान सम्मान और नैतिकता की दुहाई दी, लेकिन बेटी के दिलो दिमाग में वेद प्रकाश के प्यार का ऐसा रंग चढ़ गया था कि माँ की सीख का रंग एकदम फीका पड़ गया। भले ही माँ बाप ने अपनी नजरों का पहरा बेटी पर बिठा दिया था, लेकिन वो छिपकर प्रेमी वेद प्रकाश से फोन पर बात कर लेती थी। बात दिसंबर 2020 के पहले सप्ताह की है। जिस बात का डर माँ बाप को सता रहा था, आखिर वो सच हो गया। घर वालों के मुंह पर कालिक पोतकर कनिका वेद प्रकाश के साथ घर से भाग गई।
बेटी की करतूतों से घर वालों का सिर शर्म से झुक गया। वे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जवान बेटी का किसी पुरुष के साथ भाग जाना कितनी जग हंसाई वाली बात होती है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बहरहाल वेद प्रकाश और कनिका भागकर मेरठ पहुंचे। वहां वेद प्रकाश का एक जानने वाला रहता था। वही उसके घर में दोनों ने शरण ली और 20 सितंबर 2020 को दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद वेद प्रकाश और कनिका अपने घर मुकीमपुर लौट आए। वेद प्रकाश और कनिका घर तो लौट आए, लेकिन गांव वालों ने उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया। गांव में पंचायत बिठाकर पंचों ने कनिका को वेद प्रकाश से छीनकर उसके घर वालों के हवाले कर दिया और उसकी शादी को अमान्य घोषित कर दिया। यही नहीं, वेद प्रकाश को अपमानित करके गांव से निकाल दिया गया। गांव से निष्कासित किए जाने के बाद वेद प्रकाश अपना गांव छोड़कर रोहतक जिले में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। पंचों के हुक्म से प्रेमी से पति पत्नी बने दंपति को अलग तो कर दिया गया था, लेकिन एक दूसरे के दिलों में उन्होंने जो जगह बनाई थी, ना तो उसे वो मिटा सके और ना ही हटा सके। सामाजिकता के कड़े चाबुक की चोट से भले ही दोनों अलग हो गए थे, लेकिन उनके सीने में धड़कने वाला दिल एक था। दोनों अलग होकर भी एक थे। उन्हें कोई जुदा नहीं कर सका था, उनके दिलों से और ख्यालों से भी। कनिका वेद प्रकाश से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकी। 3 जून 2021 को वो फिर वेद प्रकाश के साथ घर से भाग गई। दोबारा घर से भागकर कनिका ने माँ बाप का नाम खाक में मिला दिया था। बेटी के इस दुस्साहस से विजयपाल गुस्से से एकदम पागल हो गया। आलम तो ये था कि यदि सामने बेटी पड़ जाती तो वो उसके कितने टुकड़े करता वो खुद नहीं जानता था, लेकिन करता भी क्या, वो तो अपनों से ही हारा था। वक्त के सामने विजयपाल कुछ देर के लिए रुक गया था, लेकिन वो टूटकर बिखरा नहीं था। सामाजिक रुसवाई का जो जख्म कनिका ने अपने बाप को दिया था, वो सूद समेत उसे लौटाने की योजना बना रहा था। इस योजना में उसने इस बार अपनी बुआ के पोते वीरेंद्र को भी शामिल कर लिया था और दोनों सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। विजयपाल की योजना बेटी कनिका को मौत के घाट उतारकर मान सम्मान बचाने और हत्या का सारा दोष वेद प्रकाश के सिर पर मढ़कर उसे जेल भिजवाने का था। योजना के अनुसार 5 जुलाई 2021 को विजयपाल ने बेटी कनिका को फोन किया। हेलो बेटी कनिका, मैं तुम्हारा बदनसीब बाप बोल रहा हूँ। करहाते हुए विजयपाल बोला, नमस्ते पापा। कनिका असमंजस में डूबी आगे बोली, आप कैसे हैं और कैसा हो सकता हूँ? जब से तुम घर से गई हो तब से मैं सदमे में पड़ा रहता हूँ। तुम्हारे ऐसे चले जाने से घर काटने को दौड़ता है। विजयपाल की बात सुनकर कनिका कोई उत्तर नहीं देती तो विजयपाल ने आगे कहा, अच्छा, जो होना था सो हो गया। हम सब ने सोचा है कि अब हम तुम्हारी शादी को सामाजिक मान्यता दिला दे, ताकि अपने पति के साथ सिर ऊंचा करके तुम भी जी सको। सच पापा? पिता के मुंह से ये सुनकर कनिका खुशी से झूम उठी थी। अभी अभी मेरे कानों ने जो सुना, क्या वो सच है? हाँ बेटा, वो सच है। इसलिए तो मैंने 7 जुलाई 2022 को अपने जन्मदिन पर एक शानदार पार्टी देने का फैसला किया है। दामाद जी को साथ लेकर तुम घर आओगी तो मुझे और घर वालों को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ पापा, मैं उन्हें लेकर आपके जन्मदिन पर घर जरूर आऊंगी। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ। नमस्ते पापा। खुश रहो बेटा, घर जरूर आना मेरे जन्मदिन पर। यह कहकर विजयपाल ने फोन काट दिया। विजयपाल ने अपनी भावनाओं का जाल फेंककर बेटी को चंगुल में फंसाने की कोशिश की थी और वो अपने खतरनाक इरादों में कामयाब भी हो गया था। कनिका ने जब ये सारी बातें अपने पति से कही तो वो चौंक गया कि विजयपाल उनकी शादी को सामाजिक मान्यता दिलाना चाहता है। तुरंत उसकी छठी इंद्री जाग गई और उसे दोस्त से ससुर बने विजयपाल की बातों से साजिश की बू महसूस होने लगी थी। कनिका की रगों में विजयपाल का खून दौड़ रहा था, तो वो पिता की बात क्यों नहीं सुनती। वेद प्रकाश ने कनिका को बहुत समझाया कि वो अपने घर मुकीमपुर ना जाए। उसे विजयपाल की नीयत पर भरोसा नहीं है। वो जहरीले सांप की तरह पलटकर कभी भी वार कर सकता है। पति की बात सुनकर कनिका ने उसे विश्वास दिलाया था कि वो हर घड़ी चौकस रहेगी। क्या पता मेरे वहां जाने से रिश्तों में फिर से बदलाव आ जाए, माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे जीवन की गाड़ी सुखमय चलने लगे। वेद प्रकाश का मन पत्नी को मायके भेजने का नहीं हो रहा था, लेकिन पत्नी की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। 7 जुलाई को जन्मदिन वाले दिन सुबह के समय कनिका ने अपने पिता विजयपाल को फोन करके बताया
कि वो अकेले घर आ रही है। राय थाने के पास आकर वो उसे रिसीव कर ले। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा था। इधर जब वेद प्रकाश कनिका को गाड़ी में बैठाकर छोड़ने जा रहा था तो कनिका ने चालाकी करते हुए पति के मोबाइल फोन में अपना बयान रिकॉर्ड कर लिया था। बयान में उसने कहा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके लिए मेरे पिताजी विजयपाल और उनके 4 साथी दोषी होंगे जो बार बार उनके साथ मंडराते रहते हैं। कनिका ने अपना बयान रिकॉर्ड करने के बाद फोन वेद प्रकाश को दे दिया ताकि किसी अनहोनी पर भविष्य में काम आ सके। दोपहर 1 बजे के करीब वेद प्रकाश राय थाने पहुंचा। थाने से थोड़ी दूर आगे विजयपाल कार लिए खड़ा था। वेद प्रकाश ने कनिका को वहीं उतार दिया तो कनिका बाप के पास पहुंच गई। बेटी को देखकर विजयपाल के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने कनिका को कार में पीछे वाली सीट पर बैठाया और खुद भी उसकी बगल में बैठ गया। गाड़ी वीरेंद्र चला रहा था। वेद प्रकाश ने पत्नी कनिका को विजयपाल के साथ कार में बैठते हुए देखा। कार जब वहां से चली गई तो वो निश्चिंत होकर घर लौट आया था। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। कनिका डरी सहमी बैठी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक रहे और वो खुशल से माँ के पास पहुंच जाए। कार के भीतर उसे खतरा महसूस हो रहा था। राय थाने से 2-3 किलोमीटर कार आगे बढ़ी थी कि सुनसान जगह देखकर खेड़ी दमकन के पास विजयपाल ने वीरेंद्र से गाड़ी रोकने को कहा तो उसने कार एक किनारे ले जाकर रोक दी थी। कार रोककर वीरेंद्र खुद भी पिछली सीट पर कनिका के दाईं ओर जा बैठा। फिर क्या था, दोनों मिलकर कनिका का दुपट्टा खींचने लगे और उसका गला कसकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव मेरठ की गंग नहर में फेंककर वापस लौट आए और आराम से सो गए। अगले दिन वीरेंद्र अपने घर लौट गया था। उधर वेद प्रकाश सोच रहा था कि कनिका को मायके गए 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं किया था। जब वेद प्रकाश से रहा नहीं गया तो उसने कनिका को फोन किया। कॉल खुद विजयपाल ने रिसीव की। उसने विजयपाल को नमस्कार किया और कनिका से बात कराने का आग्रह किया तो विजयपाल ने कहा कि अभी वो सो रही है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया था। अगले दिन फिर वेद प्रकाश ने फोन किया और पत्नी से बात कराने के लिए कहा तो विजयपाल ने कह दिया कि वो बुआ के घर गई है, आते ही बात करा देंगे। इसके बाद उसने 2 दिन बाद फिर से फोन करके कनिका से बात कराने के लिए कहा, लेकिन उसे हर बार टाल दिया जाता था। इस पर वेद प्रकाश को कुछ शक हो गया तो इसी शक के आधार पर उसने राय थाने जाकर पत्नी के साथ अनहोनी होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद राय थाने की पुलिस मुकीमपुर पहुंची और विजयपाल से कनिका के बारे में पूछताछ की। तब वो इधर उधर की बातें करने लगा। शक होने पर पुलिस उसे पूछताछ करने के लिए थाने ले आई। थाना प्रभारी वजीर सिंह ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगल दी कि उसने अपने बुआ के पोते वीरेंद्र के साथ मिलकर कनिका की हत्या कर दी है और उसके शव को गंग नहर में फेंक दिया है। विजयपाल द्वारा अपना जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी वीरेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया था। दोनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस शव बरामद करने के लिए उन्हें गंग नहर मेरठ ले गई। पुलिस ने उन दोनों द्वारा बताई गई जगह और अन्य जगहों पर जाल डालकर और गोताखोरों के द्वारा कनिका के शव को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका शव नहीं मिल सका। फिर पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। अदालत में कनिका हत्याकांड का मुकदमा चल रहा था। वेद प्रकाश ने पत्नी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। इधर विजयपाल वेद प्रकाश अदालत की पैरवी से बुरी तरह से डर गया था कि कहीं उसके चलते उसे फांसी की सजा ना हो जाए। जेल में रहते हुए विजयपाल ने वेद प्रकाश को भी रास्ते से हटाने की योजना बनाई और उसने इस काम के लिए अपने भांजे अंकुश और गांव के लड़के राहुल को लगा दिया। राहुल ने मुजफ्फरनगर के एक परिचित से एक देसी तमंचा और एक पिस्तौल खरीदा। इन हथियारों को खरीदने के लिए पैसों की व्यवस्था विजयपाल ने ही की थी। फिर इन्हीं हथियारों से राहुल और अंकुश ने 22 अप्रैल 2022 को कोर्ट परिसर में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब वेद प्रकाश मुकदमे में गवाही देने जिला न्यायालय पहुंचा था। इस तरह एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों अंकुश और राहुल को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। दोनों आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त देसी तमंचा और पिस्टल बरामद कर ली गई थी।
पुलिस पूछताछ में विजयपाल ने वेद प्रकाश की हत्या कराने का अपना जुर्म कबूल कर लिया था। चारों आरोपी विजयपाल, वीरेंद्र, राहुल और अंकुश जेल में बंद थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।